हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम बाजी। मैं सावन कुमार यहाँ पे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर का एमसीक्यूज लेके आया हूँ आपके सामने, जो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जिसमें इस बार हम लोगों ने जाना है कि टीयर 1 में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है 90 मिनट्स का। तो उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे सभी चैप्टर्स का एमसीक्यू लेके आऊँगा आपके लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे छोटा सा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप भी 10th क्लास से रिलेटेड हैं। यहाँ पे मैं साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सभी चीज़ों का यहाँ पे मैथ, इवन दाउ मैथमेटिक्स का भी यहाँ पे मैं एमसीक्यू आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना वीडियो शुरू कर। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेटिव रिगाइम्स वेयर सेटअप इन 1815 इन यूरोप। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक, सेकेंड ऑप्शन डेमोक्रेटिक, थर्ड है एरिस्टोक्रेटिक, एंड द लास्ट वन इज डिक्टेटोरियल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑटोक्रेटिक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा किटागेवा उतामारो, रिचर्ड एम हो, वॉल्टेयर, एंड द लास्ट वन इज फ्रेडरिक सोरियो। तो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, जो डी है हमारा फ्रेडरिक सोरियो, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा सी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन इन्वेडेड इटली इन, ऑप्शन है 1821, ऑप्शन बी 1790s, ऑप्शन सी 1905, एंड द लास्ट वन इज 1797। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1790। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। Who was proclaimed King of United Italy in 1861? किसे यहाँ पे इटली का, यूनाइटेड इटली का किंग बनाया गया था, प्रोक्लेम किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास विक्टर इम्यूल टू, लुई फिलिप्स, ऑप्शन सी है मेज़नी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज कैवोर। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा विटिकर इम्यूल टू। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट पेंटेड द इमेज ऑफ जर्मेनिया। ऑप्शन ए है फिलिप वेट, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक सोरियो, ऑप्शन सी है अर्नेस्ट रेनन, ऑप्शन डी है रिचर्ड एम हो। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिलिप्स वेट, यहाँ पे हमारा इसका सही उत्तर। दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन के सीरीज को बनाने के पहले एक बार खुद से इसे बनाने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें आप इसका। हमारा 6th क्वेश्चन है क्या? हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास यहाँ गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है मेज़नी, एंड ऑप्शन डी है ड्यूक मेटरनिच। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिच। कि व्हाट हैपेंड टू पोलैंड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज करेक्ट। तो 18वीं सदी के अंत में पोलैंड के साथ क्या हुआ था? तो ऑप्शन ए है हमारे पास पोलैंड अचीव इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के अंत पे पोलैंड को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल गया था। ऑप्शन बी है पोलैंड केम टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रसिया एंड बिकम पार्ट ऑफ रसिया। दूसरा ऑप्शन है कि जो पोलैंड था पूरी तरह से रसिया के कंट्रोल में आ गया था और रसिया का बाद में उसे पार्ट बना लिया गया था। सी ऑप्शन है पोलैंड बिकम द पार्ट ऑफ ईस्ट जर्मनी। तो यहाँ पे पोलैंड क्या ईस्ट जर्मनी का पार्ट बन गया था। लास्ट ऑप्शन है पोलैंड वाज पार्सिनाइज्ड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय 3 ग्रेट पावर्स। तो यहाँ पे पोलैंड को 3 बड़े पावर्स में बांट दिया गया था, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु प्लेड द लीडिंग रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था? लीडिंग रोल किसका था? तो पहला है
ऑप्शन हमारा जर्मन एम्परर फॉर्मली किंग ऑफ पर्सिया केसर विलियम वन। ओके, ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं हम लोग। ऑप्शन 2 है हमारा ऑटो वन बिस्मार्क जो पर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे। अगला है हमारा जॉन गॉटरफील्ड हेडरर जर्मन फिलोसोफर। ऑप्शन डी है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी ऑटो वन बिस्मार्क। ये है 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर विथ ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड जर्मनी एंड फ्रांस इंडेड इन। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 7 वर्षों तक युद्ध हुआ था, उसमें विजय किसकी हुई थी? तो पर्सिया जीता था यहाँ पे। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा पर्सिया विक्ट्री के साथ। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। हु वाज प्रोक्लेम द एम्परर ऑफ जर्मनी इन 1871। तो 1871 में किसे जर्मनी का शासक घोषित किया गया? तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क को क्या? बी ऑप्शन है विक्टर इम्यूल टू। सी ऑप्शन है काउंट कैवोर। डी ऑप्शन है केसर विलियम वन ऑफ पर्सिया। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? केसर विलियम वन ऑफ पर्सिया। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामबाजी या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके हम लोग को फॉलो कर लें और हम लोगों को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी जाके वहाँ पे हमारे साथ जुड़ें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे अगर आप लोग न्यू हैं तो। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द नेचर ऑफ नेपोलिक कोड। अब यहाँ पे नेपोलिक कोड का क्या नेचर नहीं था, नहीं हम लोग को बताना है। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये तो था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कुछ हद तक दिया था नेपोलियन। फिर राइट टू प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन है हमारा प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। तो यहाँ पे जो प्रिविलेज दिया जाता था जन्म के समय से, है ना, जो भी सुख सुविधाएं दी जाती थी उसका यहाँ पे अंत कर दिया था नेपोलियन। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं होगा नेपोलियन कोड के अंतर्गत, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है इसका कि जो सिविल कोड था 1804 वाला, यूजुअली नोन एज द नेपोलिक कोड, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस based on birth, establish equality before the law and secure the right to property। यहाँ पे जो भी जन्म के समय से जो भी सहूलियत दी जाती थी, प्रिविलेजेस दिए जाते थे लोगों को, बच्चों को, वो इंड कर दिया नेपोलियन। और साथ ही साथ क्या किया था उसने? इक्वालिटी बिफोर द लॉ लाया था। ओके, कानून के समक्ष समानता, और साथ ही साथ सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, संपत्ति के प्रति अधिकार भी उसने घोषणा किया था यहाँ पे। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना को किसने यहाँ पे संबोधित किया था? तो फ्रेडरिक सोरियो, ऑप्शन 1 है हमारा। ऑप्शन बी है विक्टर्स इम्यूल। ऑप्शन सी है ड्यूक मेटरनिच। ऑप्शन डी है यहाँ पे गिस्पी गैरिबाल्डी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से और CBSE के लेटेस्ट पैटर्न से भी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 1850 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोप पावर, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। तो ये सारे मिलकर नेपोलियन को हराए थे। ये सब मिलते हैं कहाँ? वियना में, टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, ताकि ये लोग क्या कर सके? यूरोप का सेटलमेंट कर सके। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। और यहाँ पे जो कांग्रेस थी, जो सभा थी, उसे जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, उनके द्वारा यहाँ पे होस्ट किया गया था, संबोधन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बाउट अबाउट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस अबाउट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ओके, यहाँ पे क्या क्या पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए, संवैधानिक और राजनीतिक तौर पे क्या क्या बदलाव देखे गए यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 है हमारा इट इंटेड द एब्सोल्यूट मोनार्की, पूर्णतः राजतंत्र का अंत हो गया। ऑप्शन बी है इट ट्रांसफर्ड पावर टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स।
क्या ये यहाँ पे सभी फ्रेंच सिटीजन को पावर मुहैया करवाता था? इट प्रोक्लेम दैट, तो ये ऐसा होता था यहाँ पे, इट प्रोक्लेम दैट henceforth पीपल वुड कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डिग्निटी। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया कि इट प्रोक्लेम द henceforth पीपल हु कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डिग्निटी। तो यहाँ पे जो भी लोग होंगे, वो जो राष्ट्र के लोग होंगे, वो नेशन का देखभाल करेंगे और साथ ही साथ देश की डिग्निटी बनाने में भी मदद करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑल द एबव। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। फ्रांस वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अब यहाँ पे जब तक राजतंत्र था तब तक तो फ्रांस जो था एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था 1789 तक। The political and the constitutional changes that came in wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty, okay, from the monarchy to the body of French citizen। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुआ है ना, तो यहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वही फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उदय का कारण बना। लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी, ओके, ये आगे चल के सोवर्जिनिटी के का कारण बना। फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, जो कि राजतंत्र से लेकर लोगों तक को फायदा पहुंचाता था। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डिग्निटी। ओके, तो यहाँ पे रिवॉल्यूशन के अंतर्गत क्या कहा गया कि लोग ही वो हैं जो हम क्या करेंगे, हमारे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे, उसकी डिग्निटी को शेप दे सकेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा सही उत्तर क्या था, ऑप्शन डी था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट डज एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स। तो एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे कि एक फिलोसफर होता है जो एब्सोल्यूटिस्ट होता है, अगला है एक थ्योरी होता है, अगला है मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, और डी नंबर है हमारे पास एक पेंटिंग है। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, ऑप्शन सी क्यों सही हुआ एब्सोल्यूटिस्ट के टाइम पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूटिस्ट इज अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल्स दैट हैज़ नो कंट्रोल ऑन द power exercised history. The term referred to the form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive। तो यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट जो थे वो यूजुअली उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था किसी का, उनके पावर्स के ऊपर, तो उनका जो मन मानी वगैरह करते थे, है ना, मोनार्कियल सिस्टम में, राजतंत्र में। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था कि सेंट्रलाइज्ड और मिलिटराइज्ड और रिप्रेसिव गवर्नमेंट थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से इन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है और एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो प्लीज़ इतनी मेहनत करने के लिए प्लीज़ एक छोटा सा लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ। अब पहला जो एकदम एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का, वो कहाँ से उठ के आया था? तो यहाँ पे हम लोग देखा था कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो होता है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो सबसे क्लियर जो नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवादिता की भावना देखी गई थी लोगों में, तो वो देखा गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ही 1789 में। ओके, फ्रांस वाज फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। तो पहले तो क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की के अंतर्गत फ्रांस पूरी तरह से एकदम फुल फ्लेज टेरिटरी था, पूर्ण रूप से एक राज्य था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्जिनिटी फ्रॉम मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो यहाँ पे जो भी सोवर्जिनिटी थी, ओके, तो ये क्या हुआ, मोनार्की से उठ करके फ्रेंच सिटीजन के पास चला गया, जो पावर था सोवर्जिनिटी का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, व्हाट डज द ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स सिंबलाइजेस। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं, पीस, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि जो औरत, हम लोगों ने अदालत वगैरह में कभी देखा होगा, तो उसमें एक औरत होती है, जज के सामने ही मूर्ति होता है औरत का, जिसके आँख के ऊपर पट्टी बंधी हुई होती है। तो वो क्या होता है, वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो वो न्याय को दर्शाता है, न्याय की देवी होती है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। अब पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लिबर्टी का बात किया जाता था तो वहाँ पे रेड कैप और ब्रोकन चेन की मदद से दिखाया जाता था। ओके, वाइल जस्टिस इज जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन जस्टिस का जब बात किया जाएगा न्याय का, तो वो जनरली क्या है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन के ऊपर बेस्ड है ना, जिसमें अलग अलग तरह के स्टेट वहाँ पे स्केल्स हैं, ठीक है, मापदंड है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। क्या पर्पस है यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वियना का 1815 में जो हुआ था। तो पहला क्वेश्चन, पहले ऑप्शन है रीस्टोर रिपब्लिक्स, रीस्टोर डेमोक्रेसीज, रीस्टोर मोनार्कीज, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं। रीस्टोर मोनार्की का, द मेन इंटेंशन बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वियना इज 1850 वाज टू रीस्टोर द मोनार्की दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। ओके, जब 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई, ओके, तो यहाँ पे वियना में जो ट्रीटी हुई तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे कि मोनार्की को रीस्टोर किया जाना, मतलब ऐसा चाहा जा रहा था वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके द्वारा, तो ऐसा करना शुरू कर दिया गया। अभी ये बात ध्यान देने वाली है कि ऐसा किया कौन था ताकि इन लोगों को रीस्टोर करना पड़ रहा था इतना ज़्यादा, तो ये नेपोलियन ने किया था, ठीक है। अब क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इसके बाद क्या हुआ, पूरा कंजर्वेटिव ऑर्डर बन गया यूरोप में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर हिज यूनिफिकेशन। ओके, जर्मन एम्परर किसे घोषित किया गया उसके एकीकरण के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है हम लोग को। ऑप्शन ए है हमारे पास रशिया किंग, ओके, पर्सिया किंग सॉरी, विलियम वन। बी है हमारे पास फ्रेंच किंग लुइस फिलिप। सी हमारे पास विटिकर एम्यूल टू। और डी है हमारे पास नन ऑफ दी। ऑप्शन ए हमारा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, द पर्सियन किंग विलियम वन। यहाँ पे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 3 wars ओवर 7 ईयर। अब 3 वार लड़े गए लगभग 7 सालों के लिए। उनमें कौन कौन था, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इंडेड इन पर्सिया विक्ट्री। उसके बाद क्या हुआ, पर्सिया की विक्ट्री हो गया और उसके बाद युद्ध इंड हो गया 7 साल के बाद। ओके, एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब यहाँ पे एकीकरण का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था हमारा। इन जनवरी 1871 पर्सिया किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। अब यहाँ 1871 में क्या होता है, जो पर्सिया के किंग है विलियम वन, उनको जर्मन एम्परर घोषित कर दिया जाता है, जो वर्सेल्स में संधि हुआ, सेरेमनी हो रहा था उसके दौरान। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डिड जर्मेनिया सिंबलाइज। जर्मेनिया क्या चीज़ दर्शाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास फ्रेंच नेशन। जर्मेनिया तो जर्मन से रिलेटेड होगी, तो बी हो जाएगा हमारे पास जर्मन नेशन, सी हो जाएगा ब्रिटिश नेशन और डी हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ओके, जर्मन नेशन। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ है हु वाज जिप्सी मेसिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे, इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे, रशियन रिवॉल्यूशनरी थी या नन ऑफ दिस थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो मेजिनी का बात किया जा रहा है वो इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। ओके, लेकिन भारत में भी आए थे विचारों को ग्रहण करने के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग इसका। तो एक्सप्लेनेशन में है कि गिस्पी मेजिनी वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। ओके, तो
तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। बॉर्न इन जिनोवा इन 1817, का जन्म 1807 में हुआ था। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द ग्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। ओके, इसके बाद ये बहुत अच्छे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी के सदस्य बन गए। ही फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी। उसके बाद इन्होंने और 2 यहाँ पे सोसाइटीज़ के बारे में पता लगाया जो बहुत ही पिछड़े हुए थे। फर्स्ट व्लॉग इटली इन मार्सेल्स एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म्ड बाय पर्सिया टू एस्टैब्लिश टैरिफ बैरियर्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इली, ऑप्शन है जोलोवेरिन, ऑप्शन सी है वेजिबिकन, ऑप्शन डी है ला पैट्री। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जोलोवेरियन। ओके, अब लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन 18 एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जोल्वेरियन वाज फॉर्म्ड इन इनिशिएटिव ऑफ पर्सिया। ओके, यहाँ पे भी खोला जाने लगा। एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स, और इसे बहुत सारे जर्मन स्टेट्स के द्वारा बढ़ावा दिया गया, उसमें शामिल हो जाया गया। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। अब यहाँ पे जो यूनियन था उसने पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया जो टैरिफ बैरियर्स लगता था, और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम अदर 30 to 2। अब यहाँ पे क्या हुआ? सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला लाइन हम लोगों को याद रखने वाली है, द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि व्हाट डिड द दास वोल्क स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, बी फैक्ट्री वर्कर्स, सी स्लम ड्वेलर्स। ओके, ऑप्शन डी है कॉमन पीपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दास वोल्क कौन थे? कॉमन पीपल थे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में यहाँ देख रहे हैं क्या? जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर प्रोक्लेम दैट द जर्मन कल्चर वाज टू डिस्कवर अमंग द कॉमन पीपल। ओके, तो यहाँ पे जर्मन कल्चर हम लोग को ढूंढना है कॉमन पीपल के बीच में। दास व्लॉक इट थ्रू फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉल्केगिस्ट वाज पॉपुलराइज्ड। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस ऑफ रोमांटिसिज्म। यहाँ पे रोमांटिसिज्म के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पे सही है? ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, ओके, फ्रीडम ऑफ मार्केट, ऑप्शन सी कल्चरल मूवमेंट, और ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोमांटिसिज्म के अंतर्गत यहाँ पे हम लिखेंगे कल्चरल मूवमेंट, यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि रोमांटिसिज्म क्या है। एक कल्चरल मूवमेंट है विच साउट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट। यहाँ पे एक पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट को यहाँ टारगेट किया जाता है उनके सेंटिमेंट्स के थ्रू। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। तो यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट, यहाँ पे रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ओके, तो यहाँ पे जो भी पोएटिक आर्टिस्ट होते हैं या पोएट्स होते हैं, रोमांटिक आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, वो सब यहाँ पे साइंटिफिक और अलग अलग प्रकार के चीज़ों के ऊपर नहीं फोकस करते हैं। यहाँ वो फोकस करते हैं इमोशन, इंट्यूशन और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। ओके, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु वेयर द जंकर्स। जंकर्स कौन थे? ऑप्शन ए है सोल्जर्स, ऑप्शन बी लार्ज लैंड ओनर्स, ऑप्शन सी है एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन डी है नोबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आंसर बी, लार्ज लैंड ओनर्स, सॉरी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। द लिबरल इनिशिएटिव्स टू नेशन बिल्डिंग ऑफ जर्मनी वाज repressed by combined forces of monarchy, okay, and the military supported by the large landowners called junkers of Persia। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि लिबरल इनिशिएटिव
टू नेशन बिल्डिंग जर्मनी वाज, अब यहाँ पे जो भी लिबरल्स ने जो भी मतलब इनिशिएटिव लिया था जर्मन को बनाने का, उसको सप्रेस कर दिया गया था कंबाइंड फोर्सेस के द्वारा, जो भी राजतंत्र और मिलिट्री के द्वारा कंबाइंड फोर्सेस थी उनके द्वारा। और इसमें इनका सपोर्ट कौन किया था, तो जो लैंड ओनर्स थे, जो जंकर्स जिन्हें बोला जाता था पर्सिया के, उन्होंने इनका सहयोग किया था। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, जो लैंड ओनर्स होंगे वो हमारा ओके लार्ज लैंड ओनर्स, वो हमारा यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। ओके, तो यहाँ पे एरियाज बताना हम लोगों को, जो कि सबसे टेंशन वाले सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन वाले एरियाज थे, जहाँ बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादिता फैली हुई थी 1870 के बाद। ओके, तो यहाँ पे है पहला द बाल्कन, बी है ग्रेट ब्रिटेन, सी है हमारा इटली और डी है हमारे पास जर्मनी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाल्कन वाला क्षेत्र हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ा भी था। ओके, तो बाल्कन हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादिता फैली हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन वो देख लेते हैं। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन। तो बाल्कन के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बहुत सीरियस मैटर था, नेशनलिस्ट टेंशन था सबसे ज़्यादा यूरोप में, अगर कहीं तो वो बाल्कन वाले क्षेत्र में ही था। द बाल्कन वाज द रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड इथिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डेज रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो, who inhabitants were broadly known as the Slav। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस देखा जाता था। तो ये वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट का अगर बात किया जाए तो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन अगर था यूरोप में कोई, तो वो कौन सा था, बाल्कन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके सभी एमसीक्यूज को कंप्लीट कर लिया है। अब अगर कोई एमसीक्यूज बचा होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में उसे बताएं कि कोई एमसीक्यू अगर बच गया हो तो। उसके बाद हम लोग रेगुलर ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, बैक टू बैक अभी वीडियोस आएंगी एमसीक्यू से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आप लोग भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक छोटा सा लाइक करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि ऐसी वीडियोस हम आप लोग के लिए बनाते रहें और आगे भी हम लोग आपके साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।